नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर मौर्य काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मौर्य काल की अगर बात की जाए तो मुख्यतः मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के तहत हमने देखा किस तरीके से पिछली क्लास में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने पढ़ा, वस्त्र उद्योग के बारे में जाना। उसके अलावा बात की जाए मौर्यकालीन जो पशुपालन, कृषि, इनके बारे में हमने जाना। आज इसी क्रम में बात करेंगे हम जो मौर्यकालीन धातु उद्योग है उसके बारे में जानेंगे। इस धातु उद्योग के तहत अगर बात की जाए तो मौर्य काल के दौरान जो मुख्यतः जो खनिज है जिनका उत्खनन किया जाता था और कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग जो किया जाता था उनका उल्लेख हम करेंगे। और मुख्यतः धातु उद्योग के तहत किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्रों में जो धातुओं का प्रयोग किया जाता था उसके बारे में आज विस्तृत रूप से हम जो जिक्र करेंगे। मौर्य काल के दौरान हमें देखने को मिलता है कि धातु उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। शुरुआती समय से तुम देखोगे मौर्य काल से पहले ही जो लोहे की खोज हो जाती है। मुख्यतः लोहे के कई तरीके के जो औजार, हथियार ऐसे बनाए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी लोहे का भरपूर प्रयोग होने लगता है। अब मौर्य काल के दौरान जो खनिज के उत्खनन से संबंधित जो क्या कार्य रहते हैं, खनिज से उत्खनन की जिम्मेदारी किसके पास रहती है, राज्य का नियंत्रण रहता है, किस तरीके की जो प्रणाली हमें मिलती है। उसके अलावा मौर्यकालीन अधिकारियों, कौन कौन से अधिकारियों के द्वारा जो खनन की निगरानी रखी जाती है, कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी जाती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्यतः मौर्य काल के दौरान हमें धातु उद्योग है वो काफ़ी उन्नत और विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। और मौर्यकालीन धातु उद्योग के बारे में जानकारी के स्रोतों की अगर बात की जाए तो जानकारी के स्रोत मुख्यतः वही रहते हैं हमारे पास। अगर बात की जाए तो विदेशी जो यात्रियों उनका विवरण है, मेगस्थनीज जो राजदूत है उसका विवरण है, उसके अलावा कौटिल्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका विवरण है। उनके आधार पर ही हमें क्या होता है जो इस मौर्यकालीन धातु उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात की जाए मौर्यकालीन जनता के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे तुम अस्त्र शस्त्र ले लो, बर्तन ले लो, और भी ले लो, आभूषण वगैरह ले लो, उनमें मुख्यतः कौन कौन से खनिजों का, कौन कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता था। तो हर क्षेत्र में हमें धातु का प्रयोग भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। कई धातुओं से बर्तन भी निर्मित होते हैं, कृषि यंत्र भी बहुत मात्रा में जो निर्मित होते हैं। उसी दौरान मेगस्थनीज के द्वारा उल्लेख किया गया है कि देश में, भारत के बारे में उल्लेख करते हुए मेगस्थनीज के द्वारा बताया कि देश में सोना चांदी बहुत होता है। उसके अलावा बात की जाए तांबा जस्ता भी कम नहीं होता है। अगर बात की जाए लोहा तांबा उसका उत्पादन भी कम नहीं होता है। और जस्ते का उत्पादन भी हमें क्या है जो देखने को मिलता है। जस्ता और इसके साथ अन्य कई धातुओं का उत्पादन भारत में उत्पादन और उनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये मेगस्थनीज के द्वारा कहा गया है। बात की जाए देश में बोले सोना चांदी है उसका भरपूर मात्रा में जो उत्पादन मिलता है देखने को मिलता है। लोहा तांबा वो भी कम नहीं है, जस्ता उत्पादन भी मिलता है। इत्यादि कई धातुओं का जो उल्लेख किसके द्वारा किया गया, मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है। धातुओं का मूलतः प्रयोग देखा जाए तो उस समय के दौरान जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, युद्ध काल में जो प्रयोग किए जाने वाले तलवार, भाले जो भी हो इनका प्रयोग किया जाता, ये इनका निर्माण किया जाता। उसके अलावा जो महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा जो पहने जाने वाले आभूषण में भी किसका, धातुओं का प्रयोग किया जाता था, उस समय हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो विभिन्न धातुओं का उत्खनन, जो बात की जाए खानों के माध्यम से, खानों से धातुओं का जो खनन किया जाता था, जिसके तहत देखते हैं कि ये जिम्मेदारी किसके पास होती थी और राज्य के द्वारा जो एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता जिसकी देख रेख में क्या होता था, खनिजों का उत्खनन यानी कि धातुओं का उत्खनन हमें देखने को मिलता है। इसी के तहत एक अकाराध्यक्ष नाम का क्या होता है जो अधिकारी होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था मौर्य काल के दौरान। अगर बात की जाए इनका उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है, कौटिल्य के द्वारा किया जाता है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। विभिन्न अधिकारियों के जो मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में हमने जिक्र किया। 18 तीर्थ जो विभाग है जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब ये खानों से होने वाले उत्खनन की जो देख रेख की जिम्मेदारी किसके पास रहती थी, अकाराध्यक्ष नामक अधिकारी होता था, उसी के पास ये खानों से जो खनिज का उत्खनन होता था उसकी देख रेख की क्या रहती थी, जिम्मेदारी रहती थी। इसके अलावा
हमें देखने को मिलता है कि समुद्र से भी कई तरह की जो चीज़ें हैं जो निकाली जाती थी। समुद्र से निकालने वाली चीज़ों में अगर बात की जाए, आज भी तुम देखो समुद्र से हमें जो कई तरह के जो मोती मणि वगैरह वो मिलते हैं, उसी तरीके समुद्र में मणि मुक्ता जो ये रत्न वगैरह होते हैं ना, रत्न सीप मूंगा होते हैं, सीप जो ऐसे होता है ना जो अपने शंख बजाने वाले, ये जो कोडियाँ वगैरह जो समुद्र से ही तो निकलती है, ये चीज़ें हैं जो वो भी समुद्र से निकाली जाती थी। अब समुद्र से निकाले जाने का कार्यभार किसके पास होता था? अब समुद्र से होने वाले उत्पादन पर निगरानी किसके द्वारा रखी जाती थी? खन्य अध्यक्ष नाम का अधिकारी होता था, उसी की देखरेख में समुद्र से क्या किया जाता था? इन वस्तुओं को निकाला जाता था। उसके अलावा बात करते हैं तो कौटिल्य के द्वारा भी उल्लेख किया गया। कौटिल्य के द्वारा किए गए उल्लेख से हमें पता चलता है कि उस वक्त कौटिल्य के द्वारा उल्लेख किया गया उन कारीगरों का, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अगर बात की जाए तो उन कारीगरों का उल्लेख किया जाता है जिन कारीगरों के द्वारा जो धातुओं से, विभिन्न प्रकार की धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं, और उसके अलावा जो हाथी दांत के भी आभूषण बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान समय में भी आप देखते हैं हाथी दांत के जो चूड़ी वगैरह बनाई जाती है ना, उस समय मौर्य काल के दौरान भी ये जो कला हमें देखने को मिलती है। और ऐसे कारीगरों का उल्लेख जो किसके द्वारा किया जाता है? कौटिल्य के द्वारा किया जाता है कि ऐसे कारीगर भी मिलते हैं जो हाथी दांत और विभिन्न धातुओं से क्या बनाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने का मुख्य कार्य अगर बात की जाए, विशेषकर जो किसी के पास वर्तमान समय में भी तुम देखो तो आभूषणों के निर्माण का विशेष कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्वर्णकार के द्वारा ही किया जाता है। उसी समय हमें स्वर्णकार का, यानी कि जिसे हम कहते हैं सुनार का भी उल्लेख मिलता है। उनके द्वारा जो विभिन्न धातुओं से क्या किए जाते थे? आभूषण बनाए जाते थे, चाहे महिलाओं के पहनने वाले आभूषण हो, उसके अलावा तुम देखोगे कोई जो बिछिया वगैरह हो, चाहे और भी किसी तरह के कानों के झूमर वगैरह, नाक के, कान के जो भी आभूषण है महिलाओं के, वो उन्हीं स्वर्णकारों के द्वारा बनाए जाते थे। उनका उल्लेख भी हमें मिलता है किस समय? मौर्य काल के दौरान। एक विशेष तरह की जो जाति जिसके द्वारा आभूषण निर्माण का कार्य किया जाता था। उसी दौरान हमें इस स्वर्णकारों की दुकानों पर कार्य करने वाले लोगों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें एक होता है अध्यापक। इसका कार्य क्या होता है? जो सोने को गलाने के लिए, यानी जो पिघलाने के लिए, सोने को पिघला के तो आभूषण बनाए जाते हैं, उसको पिघलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? इस अध्यापक नामक के व्यक्ति के द्वारा किया जाता। भट्टी धोंकने वाला, यानी भट्टी को आग लगाने वाला व्यक्ति होता था। उसके अलावा अन्य कर्मचारी जिसे पशुवातक भी कहा जाता, ये जो गर्द वगैरह है ये साफ करने का कार्य किया करता था। अगर बात की जाए स्वर्णकार के यहाँ कार्य करने वालों में, इसका भी उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरीके से धातु उद्योग हमें बात की जाए मौर्य काल के दौरान काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। उसके अलावा आयुधागाराध्यक्ष नाम के एक अधिकारी का भी हमें उल्लेख मिलता है। इस अधिकारी के कार्य करने का भी उल्लेख मिलता है। ये कौन होता है? आयुधागारक, यानी हमने पढ़ा था तीर्थंकरों के दौरान जो 18 तीर्थंकर है, यानी कि जो मुख्य अधिकारी हैं जिसके आयुधागार, यानी युद्ध से संबंधित जितनी भी वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र है, वह सभी इसी के देखरेख में होते थे और इसी की देखरेख में उनका भंडारण किया जाता। अब जितने भी राजकीय, जो बात की जाए राजकीय कारखानों का भी हमें उल्लेख मिलता है। राजकीय कारखानों में अगर बात की जाए तो राजकीय कारखानों में इसी की देखरेख में जो युद्ध में प्रयुक्त होने वाले जो अस्त्र शस्त्र, यानी कि जो तलवार, भाले वगैरह, तीर वगैरह, उनका निर्माण किया जाता था। किसकी देखरेख में? आयुधागाराध्यक्ष की देखरेख में किया जाता था। उसके अलावा धातु से अन्य वस्तुएं बनाने वाले कई जो धातु कर्मी होते हैं उनका जो उल्लेख मिलता है। जैसे तुम देख लो लुहार के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो इसी तरीके से जो धातु कर्मी होते थे उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से भी कार्य किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के जो ऑर्डर के अनुसार बात की जाए, आदेश के अनुसार जो कोई चीज़ बना दी, या मान लो किसी व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए, कोई भी मान लो लोहे की फाल बनवानी हो, उसके अलावा कोई बर्तन बनवाना हो, किसी तरह विशेष, ये जो व्यक्तियों के आदेश के अनुसार कार्य करते थे। कुछ तो राजकीय नियंत्रण में करते थे, उसके अलावा राजकीय नियंत्रण के अलावा भी जो कार्य करते थे। और उसके अलावा मुख्यतः देखा जाए तो मौर्य काल के दौरान हमें जो बर्तन निर्माण में तुम ले लो किसी तरह के जो बर्तन है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें, उनके निर्माण के बारे में हमें उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। बर्तन निर्माण का कार्य काफ़ी जो उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो धातुओं के उत्खनन पर नियंत्रण पूर्णतः किसके द्वारा? राज्य के द्वारा रखा जाता। कभी कभार विशेष
परिस्थितियों में जो धातुओं के उत्खनन से संबंधित कार्य ठेके पर भी दे दिए जाते हैं। वर्तमान समय में तुम देखो सरकारों के द्वारा जो लीज पे दिए जाते हैं ना उत्खनन के कार्य, किसी तरह की जिप्सम वगैरह उसकी जो धातु है उसकी खुदाई वगैरह, तो कई ठेकेदार वो प्रणाली भी हमें उस समय देखने को मिलती है और इस तरीके से जो धातु उद्योग का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो मुख्यतः हमने जो मौर्य काल के दौरान होने वाले जो धातु उद्योग है, उद्योगों के तहत हमने जिक्र किया धातु उद्योग, यानी धातुओं से मुख्यतः बात की जाए जो मौर्य काल के दौरान प्रयुक्त होने वाली धातुओं की बात की जाए, जिसके तहत सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, उसके अलावा जस्त है इत्यादि कई प्रकार की धातुओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः सोना चांदी है, इन धातुओं का प्रयोग हमें जो आभूषण निर्माण में देखने को मिलता है। उसके अलावा लोहा है, इसका मुख्यतः कई कृषि यंत्रों में और उसके अलावा अस्त्र शस्त्र निर्माण में भी इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो तांबा है, तांबे की बात की जाए तो बर्तन निर्माण में भी जो मुख्यतः इस धातु का प्रयोग देखने को मिलता है और उसके अलावा जस्ते का भी उल्लेख मिलता है। तो ये मैगस्थनीज के द्वारा भी कहा गया है कि भारत में इन धातुओं का जो क्या होता है उत्पादन होता है। और उसी दौरान बात की जाए ये जो धातु उद्योग हमें काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है और इन धातुओं के उत्खनन से संबंधित जो नियंत्रण की बात की जाए ये राज्य के हाथ में होता था। उसके अलावा कभी कभार ये ठेका प्रणाली का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो अकाराध्यक्ष होता था, बात की जाए कई अधिकारियों के उल्लेख मिलते हैं धातु उद्योग से संबंधित। इसके देख रेख में ही जो खानों से क्या किया जाता, उत्खनन किया जाता था। और उसके अलावा जो खन्य अध्यक्ष होता, इसकी देख रेख में क्या समुद्र से जो वस्तुएं निकाली जाती थी, समुद्र से मिलने वाले मणि है, मुक्ता, रत्न, सीप, मूंगा आदि का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य ने अपने पुस्तक जो अर्थशास्त्र में जो विभिन्न प्रकार की जो धातुओं से और हाथीदांत से जो आभूषण निर्माण करने वाले कारीगरों का उल्लेख भी मिलता है। और उसी दौरान जो आभूषण निर्माण का कार्य स्वर्णकारों के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा आयुधागाराध्यक्ष है, इसके निरीक्षण में जो राजकीय कारखानों में धातुओं से अस्त्र शस्त्र निर्माण होते थे। और विशेष अगर धातु कर्मियों के द्वारा और भी स्वतंत्र रूप से कार्य किए जाते हैं। मूलतः जो मौर्य काल के दौरान बात की जाए हमें बर्तन निर्माण का जो बर्तन बनाने का काम भी उन्नत अवस्था में मिलता है, दिखाई देता है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।